हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का एक और मॉडल पेपर। ये मेरे प्यारे बच्चों वायरल मॉडल पेपर है और इस वायरल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका यहाँ पर आप डेमो देख सकते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको व्याख्या करना है, किस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है, यहाँ तक कि किस तरह से आपको निबंध और प्रार्थना पत्र जो आता है यानी पत्र लेखन उसको लिखना है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक बार जरूर शेयर कर देना उन सभी मित्रों के पास जो आपकी कक्षा में हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इस कोड को जरूर याद रखिएगा, 801 DC। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में प्रश्न जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक रहेगा पेपर का 70 अंकों का। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। चलिए नोट पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपका बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको मिलेंगे, किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा है यहाँ पर निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से गोला काला करें या काले पेन से। और पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट कलम से ही आपको सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि पेन काला हो, वो भी बाल पॉइंट वाला होना चाहिए। ये नहीं आपने जेल पेन से गोला काला कर दिया, ऐसा नहीं करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने आंसर फिल कर दिया OMR शीट में, उसको आप ना तो इस तरह से काटेंगे, ना ही इरेजर से साफ करेंगे और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाएंगे। जो आपने गोला भर दिया सो भर दिया, अब कुछ नहीं करना उसके बारे में। चलिए अगला है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 4 नंबर का है या 5 नंबर का है या 7 नंबर का है, ये सारा विवरण दिया गया है। कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। सारी चीजें लिखी हुई होंगी। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो प्रश्न है इस वायरल मॉडल पेपर के, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है और एक प्रश्न से मैं आपके और भी प्रश्न क्लियर कराता चलूंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान, यहाँ पर विद्वान होगा, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शुक्ल युग का नामकरण, यानी इनमें से किसके नाम के द्वारा शुक्ल युग का नामकरण हुआ? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर बी में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, मिसप्रिंट नहीं होगा। 4 अलग अलग ऑप्शन हो गए, आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पर ये दोनों जो है मिसप्रिंट
प्रिंट हैं, सही हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 2 रचनाएं आप याद कर लेना। पहली रचना है चिंतामणि और दूसरी रचना आप याद कर लेना रस मीमांसा, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। यदि प्रश्न आ जाए चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक और रचना याद कर लेना आप लोग विचार बीथी, इस रचना को भी आपको याद कर लेना है। चलिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। सेवा सदन, आप लोग ध्यान दें, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और ये रचनाएं जो हैं मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान गबन के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन है जो शुक्ल युग का नाटककार नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के नाटककार हैं, कवि हैं, ये शुक्ल युग के नहीं हैं। बाकी हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये शुक्ल युग के नाटककार हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आप लोग जान लो, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आ जाए तो यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं याद कर लेना आप लोग, मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला और मधुकलश, मधुकलश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न अगला है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो इनमें से रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, महाकवि भूषण। इनकी प्रसिद्ध रचना जहाँ से प्रश्न बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, छत्रसाल दशक, प्रश्न आ सकता है छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? महाकवि भूषण। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका और एक और रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। कौन सी रचना? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? केशव दास जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इसी तरह के मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले ताकि आप जो है 70 में 70 का स्कोर करके आओ।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना होगा, तभी आप 70 में 70 का स्कोर करेंगे। मॉडल पेपर तैयार करना होगा और जो आपने नोट्स बनाई हैं उनसे भी पढ़ना होगा, मेहनत आपको करना होगा। ऐसे ही 70 में 70 कोई आपसे कह दे आप ले आओगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल रियल बात मैं आपको बताऊंगा, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रखना चाहता। मेहनत करेंगे आप, 70 में 70 का लक्ष्य लेंगे आप, आपका उद्देश्य होगा 70 में 70 लाने का, तो आप बिल्कुल लेकर के आओगे, क्योंकि आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, उसके लिए आप मेहनत करोगे। चलिए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। और मेरे प्यारे बच्चों, वैदेही वनवास, ये भी याद कर लें आप लोग। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी प्रगतिवादी होगा? यहाँ पर थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। इनमें से कौन है जो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्योंकि ये भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। शुक्ल जी के नाम से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से शुक्ल युग का नामकरण हुआ और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ये आप लोग याद रखना, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और हास जो है किस रस का स्थायी भाव है? यह है हास्य रस का स्थायी भाव। उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। यहाँ पर चारों क्लियर हो गए ना? मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं बिल्कुल अच्छे से। तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, हास है किस रस का स्थायी भाव? हास्य रस का स्थायी भाव। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। चलिए अगला प्रश्न है, मनहु मानो जनो जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर एक चीज याद कर लेना, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो और मनहु जनहु, ये जो हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इनमें से कोई भी शब्द किसी भी उदाहरण में यदि लिखा है और पूछा गया है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। याद कर लेना आप लोग, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद बुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन, सोरठा छंद। सोरठा छंद के पहले चरण में और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। आप इसको भी याद कर लेना। सोरठा छंद में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा छंद के दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा है जिसमें उप उपसर्ग नहीं लगा है? तो देश में उप उपसर्ग लगा है, उपनाम में भी उप उपसर्ग लगा है, उपवन में भी उप उपसर्ग लगा है, लेकिन ऊपर में नहीं है। यहाँ पर बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों, दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद, यहाँ पर त्रिवेणी में पहला पद क्या है? त्रि है, और त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। यानी कितनी संख्या का ज्ञान हुआ? तीन संख्या का ज्ञान हुआ। और बाकी वेड़ी यानी नदियों का समूह। तो पहला पद, जिस समास का पहला पद होता है संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, और दूसरा पद जो होता है किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सुर सरिता भी है, देव नदी है, लेकिन कालिंदी जो है यह किसका पर्यायवाची है? ये मेरे प्यारे बच्चों यमुना का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों यह है इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि हमारी इच्छा है। आपने किसी से कहा, क्योंकि आपकी इच्छा हुई तभी आपने कहा भगवान तेरा या भगवान आपका भला करे। अगला प्रश्न है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन तस्मै। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है? यहाँ पर काला घोड़ा, यहाँ पर ये है, और या फिर लड़का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्वनाम है वह। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना है। यदि आपने सही तरीके से OMR शीट भरा, सही उत्तर भरा, तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो गए। चलिए अब बारी आती है वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ने की। आएगा वर्णनात्मक प्रश्न से रिलेटेड खंड बा, जिसमें 50 नंबर के प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है। कैसे लिखना है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा, किसी तरह की आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित। गद्यांश होगा और गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। आपको देना है किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर। लेकिन यहाँ पर जो 2 गद्यांश है मैं दोनों को हल कराऊंगा, ताकि यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसको छोड़कर दूसरा यदि आता है तो आपको किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैं फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश क्या है, सबसे पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर,
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरह से आप जो है हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी, यहाँ पर मैंने लिख दिया विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी, फिर डैश का निशान लगा दें, आप लोग पटरी से लगा दें यानी स्केल से लगा दें और भी अच्छी बात है। फिर गद्यांश के लास्ट के शब्द क्या हैं? हर प्रकार सहायता देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया गया हर प्रकार सहायता देंगे। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली गई, यहाँ पर डाल दिया गया नंबर, फिर संदर्भ। चलिए संदर्भ में क्या ध्यान देना है आपको? प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर लेखक का नाम काले पेन से लिखना है। जो यहाँ पर काले से आपको दिख रहा है, काले से प्रिंट दिख रहा है, आप काले से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको क्लियर करा दूं ताकि बार बार ना बताना पड़े। जो काले पेन से लिखा है यानी यहाँ पर जो काले से प्रिंट है, आप उसे काले पेन से लिखेंगे। जो नीले से है तो आपको नीले से लिखना ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप देख पा रहे हैं जो काले से है, काले से लिखिएगा, के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप यही संदर्भ लिखेंगे, सेम इसी तरह से। अब बारी आती है दूसरा, यहाँ पर प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। चलिए यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा मैं। इस तरह से हेडिंग डाल देना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र हमारा सच्चा रक्षक होता है और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा मित्र मिलना खजाना मिलने के समान है। विश्वास पात्र मित्र को हम जीवन रक्षक, संजीवनी औषधि का नाम दे सकते हैं। औषधि शरीर के दोषों को दूर करती है और उत्तम मित्र मानसिक दोषों और बुराइयों को दूर करता है तथा हमें मानसिक व्याधियों से सर्वथा विमुक्त बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। व्याख्या में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जैसे आपको व्याख्या नहीं आती है तो आप थोड़ा सा शब्दों को और थोड़ा विस्तार से लिख देंगे, काम चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक ने क्या किया है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक क्या है, औषध है। यहाँ पर इसको विस्तार से कैसे लिखना है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है, क्योंकि जिस प्रकार औषधि बुराई, बीमारी और विकारों को निजात दिलाती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान बुरे मार्ग पर चलने से बचाता है। अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है अथवा में भी गद्यांश है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। चलिए इसका पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को लिखेंगे इस तरह से। यदि आप अथवा को हल कर रहे हैं यानी अथवा वाले गद्यांश को हल कर रहे हैं तो इस तरह से हेडिंग डालेंगे आप लोग।
प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मानो मन सदा से ही, ये शुरुआत के शब्द हैं, फिर डैश 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 का निशान लगाते जाएं, लास्ट के शब्द हैं यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ क्या होगा, इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आता है तो सेम इसी तरह से संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जय प्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। ये हो गया संदर्भ। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानो मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक नहीं पहुंच सकता था वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। ये मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपको डाल देना है। लेखक कहता है कि मनुष्य मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझाकर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। जहां तक संभव हुआ मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया। चाहे मनुष्य को वह कल्पनाएं सत्य से परे निराधार मालूम पड़ी, लेकिन वह उन्हीं कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करता रहा और उनसे ही सत्य के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश में स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ। चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात सोवियत रूस के द्वारा पहले स्पुतनिक को छोड़े जाने की तिथि 4 अक्टूबर 1957 से हुआ। ये हो गए दोनों गद्यांशों का हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। यहाँ पर पद्यांश है पहला, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 इस तरह से हेडिंग डालना है आप लोगों को। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं ऊधो मन न भई, फिर इस तरह से डैश डैश आपको इस तरह से कर देना है। लास्ट के शब्द हैं और नहीं जगदीश, इस तरह से। इसके बाद आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इसके बाद आप जो है हेडिंग डालेंगे संदर्भ, इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। कोई भी पद्यांश आता है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से, तो आपको संदर्भ सेम इसी तरह से लिखना है। फिर आपको प्रसंग भी लिखना है, पद्यांश का प्रसंग भी लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या होगा, उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं।
गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। क्या व्यथा व्यक्त करती हैं? चलिए एक एक लाइन की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगला जो प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वैसे तो 2 लाइनों की ही व्याख्या करनी है, लेकिन मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बताऊंगा, पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, ताकि कोई भी लाइन आप बोर्ड एग्जाम में देखें रेखांकित हुई तो उसकी भी व्याख्या आप कर लें। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। ऊधो मन न भये 10-20, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, और यही आपको बिल्कुल अच्छे से समझना भी है। ऊधो मन न भये 10-20 व्याख्या क्या होगी? गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, और अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? एक मन था, वो श्याम के संग चला गया, और अब हम मन के बिना तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि दिनु शीस। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से बिना सिर के कोई शरीर बेकार है, उसी प्रकार से हमारी भी दशा हो गई है, बिना सिर के प्राणी की हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गोपियां कहती हैं आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि वरिस। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं, यानी मरे हुए के समान हो गई हैं, और जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि वरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न पद्यांश का, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है इंद्रियों की किसके साथ? बिना सिर वाले शरीर के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी आप लोग ध्यान दें, पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा, और इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्द विश्वत रेखा का वासी, फिर लास्ट के शब्द इस तरह से डैश डैश का निशान लगा देना आप लोग, प्राण निछावर इस तरह से। इसके बाद संदर्भ क्या होगा? इस पाठ का कोई भी पद्यांश आए आपकी बोर्ड परीक्षा में, संदर्भ सेम ऐसे ही लिखना। प्रस्तुत काव्य पद्यांश, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या होगा इसका? राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति मनुष्य का प्रेम स्वाभाविक है। चलिए पूरे पद्यांश की मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ऐसा नहीं बताऊंगा। चाहे ये लाइन रेखांकित हो या ये आप व्याख्या कर लो, इसलिए पूरे पद्यांश की व्याख्या आप यहाँ पर समझिएगा। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। मेरे प्यारे बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि देश प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि अपने देशवासियों से क्या कहते हैं कि हे बंधुओं, जो व्यक्ति भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहते हैं वह गर्मी की अधिकता के कारण हाफ हाफ कर जीते हैं, फिर भी वह लोग अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम करते हैं कि रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। आगे राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि दूसरी ओर वह लोग हैं जो ध्रुव प्रदेश में निवास करते हैं, उनकी दशा पर ध्यान दो। वहां सदैव बर्फ जमी रहती है तथा 6 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते। उस घोर अंधकार में शीत के कारण कांप कांप कर वह लोग जीवन बिताते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर प्राणों का बलिदान कर देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है पद्यांश का, अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश है पहला, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरह से, फिर जो आप जो है गद्यांश हल करें उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से काले पेन से वाराणसी सुविख्याता प्राचीना, फिर इस तरह से डैश डैश का निशान, लास्ट के शब्द इस तरह से लिख देना है। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, संदर्भ लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग ध्यान दें आप लोग। इस गद्यांश में वाराणसी के ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात हिंदी अनुवाद क्या होगा, एक एक लाइन समझिएगा। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है और इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। और अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, इसका अनुवाद क्या होगा कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं और अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ते, अस्या घाटानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या
तीन अथवा, यदि आप अथवा वाला गद्यांश कर रहे हैं तो इसके बाद गद्यांश के शुरुआत के शब्द आपको लिख देने हैं, जैसे कि यहाँ पर है काले पेन से मानव जीवनस्य, लास्ट के शब्द हैं अस्माकम संस्कृति, संदर्भ है यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आए आपकी बोर्ड परीक्षा में, संदर्भ सेम यही रहेगा। प्रसंग भी आप लिख सकते हैं, इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। क्या बताया गया है? मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। हिंदी अनुवाद क्या होगा? मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। आगे है अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतम महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। और आगे क्या होगा यहाँ पर? ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। ये हो गई इसकी जो है व्याख्या, यानी इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला पद्यांश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डाल देना है। पद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखना है अपदो दूरगामी चा, जैसे कि आप कोई भी पद्यांश हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द क्या हैं? सह पंडिता। इस तरह से फिर संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट है। हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा, पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद आप लोग समझेंगे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अर्थात यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या होगा? बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। आगे आप लोग ध्यान दें, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों अमुखा अर्थात मुखहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह क्या है? पंडित है। चलिए अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसको कैसे हल करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा 1 करना है। मैं आपको क्लियर करा दूं क्योंकि प्रश्न में भी लिखा है किसी एक का, लेकिन मैंने दोनों हल कराए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसलिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द मानम हित्वा प्रियो भवति डैश डैश का निशान लगाते जाएं, लास्ट के शब्द सुखी भवेत। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका संदर्भ। और इस पाठ का कोई भी आता है श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में तो संदर्भ सेम यही रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे। हिंदी अनुवाद क्या होगा? मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है आप सभी को। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग याद कर लेना। चलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, इसके बाद जिसका आप जीवन परिचय लिखते हैं उनका नाम, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद, और संक्षिप्त परिचय भी आप लिख दें तो बहुत अच्छी चीज रहेगी, बड़ी अच्छी बात रहेगी। जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था जयशंकर प्रसाद जी का? काशी। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद, और शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अज्ञात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। मृत्यु कब हो गई जयशंकर प्रसाद जी की? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अब इनका जो है जीवन परिचय क्या होगा, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो काले से प्रिंट है इसे आप काले से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। जो नीले से प्रिंट है वो नीले से लिखेंगे। बार बार आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप यहां पर बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्योंकि मैंने यहां पर उसी तरह से प्रिंट किया हुआ है। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 नवासी होगा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद साहू, जो कि इनके पिता जो थे श्रीदेवी प्रसाद साहू, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे यानी प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हुआ, यानी घर से ही हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का देहांत कब हो गया? 12 वर्ष की अल्पायु में। 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके थे और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कंकाल, तितली और लहर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, श्याम नारायण पांडे, ये तीनों जीवन परिचय आप तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मैं आपको बताऊंगा बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का बिहारी लाल संक्षिप्त परिचय आप लिख दीजिएगा। जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान था बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। आश्रयदाता, जिसके आश्रय में रहे थे बिहारी लाल, उस राजा का नाम था राजा जयसिंह का दरबार था, उसमें जो है ये रहे थे। शिक्षा ग्वालियर में हुई। रचनाएं, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और इस एकमात्र रचना के द्वारा ही बिहारी लाल रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, महान कवि माने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए
रचनाएं जो हैं इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये जो रचना है बिहारी सतसई ब्रजभाषा में लिखी रचना है। शैली मुक्तक शैली। मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। अब जीवन परिचय आप लोग यहाँ पर समझेंगे। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। ये जो थे बिहारी लाल मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में उनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। आगे आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? आपको ध्यान देना है। जो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है, जिसमें 2 श्लोक पूछे गए हैं, यानी इनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इनमें से आप कोई भी श्लोक बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ध्यान रहे आपको। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ से ही लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अन्य श्लोक लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग देखें यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है? उत्तर इसका हो जाएगा वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति, यानी वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। अगला है पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? तो इसका उत्तर है पुरुराजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। और अगला है यहाँ पर, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अस्माकं संस्कृते का नियम। इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अस्माकं संस्कृते नियमः पूर्व कर्मम तदनंतरम फलम इति अस्ति, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन सभी विषयों पर निबंध तैयार कर लेना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जल है तो कल है। दूसरा, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। चौथा, प्रदूषण की समस्या और समाधान। चलिए इस पर मैं आपको निबंध बताने वाला हूं किस तरह से आपको लिखना है। तो एक बार जरूर शेयर कर दें आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को। आप सभी इस वायरल मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसे ही वायरल मॉडल पेपर आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर कैसे लिखना है निबंध आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 9 चौथे नंबर पर है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। रूपरेखा के अंतर्गत आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण,
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं और उपसंहार। चलिए एक एक हेडिंग को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण के की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। दूसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों है प्रदूषण का अर्थ। चलिए इसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त होता है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकार प्रदूषण का जल प्रदूषण। ये क्या है? जल जीवन का पर्याय है, अर्थात जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान से, उद्योग धंधों के धुएं से और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। और यही वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? एक बार जरूर शेयर कर दें, आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। चलिए आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन यानी कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है। चलिए प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। प्रायः कृषक, प्रायः यहाँ पर प्रायः होगा, कृषक अर्थात किसान अधिक फसलोत्पादन के लिए यानी अधिक फसल का उत्पादन करने के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ व रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का यहाँ पर अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है।
अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय। यदि प्रदूषण को रोकना है तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो है इस हेडिंग का विस्तार से क्या लिखा जाएगा। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है कि प्रदूषण को रोका जाए, कैसे भी करके रोका जाए। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। अब अगली हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखना है, सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 10। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर पहले वाले का उत्तर बताऊंगा, प्रश्नोत्तर संख्या 10। यहाँ पर ध्यान दें, इस तरह से उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। C42 वसंत विहार नई दिल्ली, प्रिय मित्र, कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज सुबह तुम्हारे अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने की खबर सुनकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। बच्चे क्या लिखेंगे, बधाई देता हूँ, और जो लड़कियां हैं वह लिख देंगी बधाई देती हूँ। तुम्हारी प्रतिभा और लगन हमेशा से ही प्रेरणादायक रही है। वाद विवाद में तुम्हारी तार्किक सोच, अभिव्यक्ति कौशल और विषयों पर गहन समझ ने तुम्हें यह विजय दिलाई है। तुम्हारी इस जीत ने न केवल तुम्हारा बल्कि हमारे विद्यालय और परिवार का भी नाम रोशन किया है। मुझे विश्वास है कि तुम आगे भी इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहोगे या छूते रहोगी। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मित्र या सहेली रोहन या विशाखा। आपको अपना नाम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, इसका विशेष ध्यान देना है आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा हिंदी विषय के वायरल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। एक एक प्रश्न को मैंने आपको क्लियर बता दिया, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह के वायरल मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वायरल मॉडल पेपर को बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।